खम्मा गणी। आज हम आवाज़ ए कारीगर प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे क्राफ्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जयपुर का रिकॉग्नाइज क्राफ्ट है, मीनाकारी आर्ट, जिसके लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा रहती है कि क्या है। कोई भ्रम भी बहुत सारे फैले हुए हैं कि मीनाकारी आर्ट, कुंदन मीनाकारी मिक्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें होती है। आज हमारे साथ नेशनल अवार्डी, मास्टर क्राफ्ट और यंग दीपक सांकित जी हैं, जो आपको बताएंगे मीनाकारी का असली पहलू। तो अब आप उन्हीं की जुबान से सुनिए ये सारी बातें कि मीनाकारी आर्ट की पूरी हिस्ट्री और उनके बारे में भी कि उन्होंने ये कहाँ से कला सीखी। और पूरी आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली, फोर फादर्स, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपके फोर फादर से आपने ये कला जनरेशन टू जनरेशन आई है, तो उसके बारे में हम आपको इस प्लेटफॉर्म से जानना चाहते हैं कि जन जन तक आपकी बात ये पहुँचे और ज़्यादा अवेयरनेस हो कि मीनाकारी आर्ट एक्चुअली में जो जयपुर का इतना प्रसिद्ध आर्ट है वो क्या है और उसके पीछे की स्टोरी आप हमें बताइए। नमस्कार। मीनाकारी एक प्राचीन कला है। कांच से बने रंगीन कांच को आप सोने पे सजा रहे हैं, चांदी पे सजा रहे हैं। वो फ्यूजन जो भट्टी में 800 डिग्री पे तप के आपके सामने आता है, वो मीनाकारी है। मीनाकारी एक रंगों का, कहेंगे आप, क्राफ्ट है, जिसमें कांच, रंगीन कांच को हम बारीक पीस के सोने और चांदी के ऊपर लगाते हैं और उसको एक भट्टी के अंदर पकाते हैं। पकाने के बाद धातु और कांच का जो फ्यूजन है, दोनों का समावेश जो है, वो मीनाकारी है। और ये एक प्राचीन कला है जो हमारे देश में पिछले 400 सालों से हो रही है। इसी कला में मेरे दादू साहब, मेरे परदादू साहब, आप सबको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। मेरे पिताजी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक 7वीं पीढ़ी के रूप में इस कला को आगे ले जा रहा हूँ। यंग आर्टिस्ट हैं, आप ऑलरेडी फेमस हैं। जब भी कोई बात मीनाकारी आर्ट की आती है तो सबसे पहले दीपक जी आपका नाम आता है। नहीं, अभी तक जयपुर में काफ़ी लोगों के मुंह से आपके तारीफ सुनी है, क्योंकि आपकी फोर फादर को आपको गिफ्ट है, एक तरह से आपने उनसे सीखा। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मीनाकारी वर्क है, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, कैसे ये जो आर्ट है कैसे आया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मीनाकारी का इतिहास अगर अपन जाएं तो ये मुगल काल के दौरान, जब राजा मिर्ज़ा मान सिंह जो हमारे आमेर के राजा थे, वो युद्ध लड़ने ईरान की तरफ गए थे, पर्शिया। तो पर्शिया में उन्होंने वहाँ पे मीना का काम देखा। मीना वहाँ होता था और उसमें उन्होंने वहाँ से कुछ आर्टिजन्स अपने भेज के दोनों कला को फ्यूज़ किया। राजस्थान की कला और मुग़ल की कला दोनों को फ्यूज़ करके कुंदन और मीनाकारी को जोड़ा गया और कुंदन मीनाकारी का जन्म हुआ। इसका जन्म हमारे जयपुर के आसपास ही हुआ और उस समय लाहौर में मीने की भट्टियाँ थी, तो वहाँ से मीना बन के इंडिया आता था। और कुछ मीना यहाँ पे भी बनता था, जैसे खेतड़ी गांव के पास एक बहुत बड़ा बहुतायत में कोबाल्ट पाया जाता था, उससे नीले मीने का आविष्कार हुआ। और नीला मीना, लाल मीना जिसमें सोना मिला के मीना बनाया जाता था। तो इस तरह उस पीरियड के अंदर पैट्रोनेज मिली, राजा महाराजाओं का, सबका एक इंटरेस्ट था मीनाकारी की कला का। सारे जेवरात, बाद में वेपन्स पे, एम्यूनिशंस पे, अपने सॉर्ड के हैंडल्स पे मीनाकारी हुई। मीनाकारी के सिंहासन भी बने। तो मीनाकारी की कला हमारे देश में उस समय मुग़ल एम्पायर के दौरान जन्म हुआ उसका, और उस समय वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फलीभूत हुई। जैसे आप नेशनल अवार्डी हैं, आपको कितने अचीवमेंट्स मिली, मुझे पहले थोड़ा सा आप एक बार बताएंगे। मेरे को मीनाकारी में नेशनल मेरिट पुरस्कार मिला 2003 में। उसके अलावा सवाई जयपुर अवार्ड मिला है और यूनेस्को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से मुझे सील ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। तो बेसिकली 3 मुख्य अवार्ड मिले हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे छोटे मोटे कई पुरस्कार भी मिले। तो आपकी आगे वाली जनरेशन पे आप सोच रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र करेंगे इस आर्ट को? इसकी ट्रेनिंग करी है कई कॉलेजेस में,
आज अगर देखा जाए तो DCH, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, या फिर आप कहेंगे MSME की योजनाओं में, या अपने कुछ कॉरपोरेट हाउसेस को भी मैंने मीनाकारी की ट्रेनिंग दी है। अभी हाल ही में मेरी एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ भी हुई है। तो ट्रेनिंग्स पिछले 20 साल से मीनाकारी की मेरे पास हो रही है। मीनाकारी एक साइंस है बेसिकली, देखा जाए तो किस तरह आप सोने और चांदी का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं कलर्स के साथ, स्टोन्स के साथ, और इनमें पूरा पूरा मेटलर्जी है, पूरी मेटलर्जी साथ में है कि कितना गोल्ड की प्योरिटी रहेगी। प्योर द गोल्ड रिचर द कलर, जितना सोने की शुद्धता, चांदी की शुद्धता होगी, उतना ही मीना ब्राइट आएगा, डेप्थ आएगी उसमें। तो बेसिकली मीनाकारी जो है हमारी एक कला, एक ऐसी कला है जो नॉर्मल, अगर अपन ज्वेलरी की बात करें तो उससे थोड़ा सा अलग हटके काम है ये। और आज अगर देखें तो मीनाकारी की डिमांड हमारे देश में भी है और विदेशों में भी इसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। आज की जनरेशन जो है वो थोड़ा सा मीनाकारी और जितनी भी हमारी प्राचीन कला है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती है, मगर उसका एक दायित्व गवर्नमेंट को भी जाता है, एक NGOs को भी जाता है, या मैं कहूँगा कि जैसे आर्टिजन्स जो काम कर रहे हैं उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आपने जिस तरह का प्लेटफॉर्म आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए बनाया है, आर्टिजन्स की आवाज़ आपने उठाने के लिए बनाया है, गवर्नमेंट अवार्ड दे देती है मार्केटिंग के लिए, उनको देश विदेश में एक्सपोजर के लिए भेजती है। तो उसके साथ साथ उनको प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स, साथ साथ उनको टेक्नो सेवी भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को पिक्चर के साथ आप कैसे प्रमोट करेंगे, या उसकी कैसे पैकेजिंग करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये आर्टिज़न नहीं कर पाता, और इसी वजह से आर्टिज़न की जगह एक ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा रहती है। और आर्टिज़न का प्रोडक्ट बहुत मास्टरपीस है, मगर उसको ये नहीं पता कि वो क्या, किस मार्केट को टच करे, किस समय किस मार्केट को हिट करे, कहाँ के लिए प्रोडक्ट बनाए। ये सारी चीज़ें एक चैलेंज के रूप में हमारे साथ बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे जब, जी। तो मैं चाहूँगी कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी डिज़ाइन्स बहुत अच्छी है, तो आप बेसिकली किस पे फ़ोकस होना चाह रहे हैं इन फ्यूचर? जी। और एक मैसेज फॉर अपकमिंग जनरेशन कि अगर किसी का इंटरेस्ट है ये मीनाकरी में तो वो आपसे सीख सकते हैं? मैं अपने युवा साथियों से गुज़ारिश करूँगा कि उनको अपने पेरेंटल वर्क को या अपनी हेरिटेज आर्ट को सीखना चाहिए। ना सिर्फ़ सीखना चाहिए बस, बल्कि उसमें कुछ नए इनोवेशन डालने चाहिए। उनको रिसर्च करके मार्केट के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनाएँ, कैसे बनाएँ और कैसे उसको मार्केट करें। इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करके अपने प्रोडक्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे उनको प्रदर्शित करना चाहिए। और आज अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे देश से ये सारी हस्तकलाएँ विलुप्त हो जाएगी। अपने पेरेंटल वर्क को, अपने हेरिटेज आर्ट को बचा के रखें, और उसको किस तरह निखारें, उस पे थोड़ी स्टडी करें। आज बहुत सारे कॉलेजेस हमारे शहर में भी हैं, हमारे देश में बहुत काफ़ी टेक्नोलॉजी को लेके और एजुकेशन को लेके बहुत चीज़ें, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, स्कॉलरशिप भी है आर्टिजन्स के बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उन सबको उस तरह के कॉलेज में जाके एक शिक्षा लेनी चाहिए। एक लग्ज़री ब्रांड्स का कह लो आप, या फिर अपने हेरिटेज आर्ट या हैंडीक्राफ्ट के जो कोर्सेज़ हैं, उन सबको आज के युवा जनरेशन्स को, आर्टिजन्स के बच्चों को जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और अपना जो जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उस कला को हम बचा के रखें, संजो के रखें। ये मैसेज मैं अपने साथियों को देना चाहूँगा। वैसे एक स्टोरी मेरे ज़हन में आ रही है कि बहुत समय पहले एक एक लड़के के पास कुछ एंटीक्स थे, और वो एंटीक्स उसके पूर्वजों के बनाए हुए थे। कुछ मैं कहूँगा कि सिल्वर के कुछ प्रोडक्ट्स थे ऐसे। तो वो कटलरी सेट उसने किसी को ऐसे ही सेल करने के पर्पज़ से उसने दिखाया। तो
बाद में जांच करने पे पता चला कि वो तो ब्रिटिश पीरियड के एंटिक्स थे और कटलरी सेट्स थे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में रिकॉग्नाइज करी गई है। जब हमारे ब्रिटिशर्स का राज था तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे कंट्री से बाहर गई, बाहर जाके प्रदर्शित हुई और उनकी वैल्यू पता चली कि कितना सुंदर काम उनमें किया हुआ है। हाथ से किए हुए काम को आज मशीन भी चैलेंज नहीं कर सकती। उस पीरियड के अंदर हमारे पूर्वजों ने वो बनाया है। तो इस उदाहरण से मैं एक प्रेरणा देना चाहूँगा अपने साथियों को कि इस तरह के जो पुराने काम हैं आप उनको देखें और डेप्थ में जाके स्टडी करें कि किस तरह का काम हम लोग करते थे, हमारी फैमिली में होता था और आज की जनरेशन, आज की डिमांड के हिसाब से हम उसको कंटेम्प्रेरी करें। क्योंकि आज बहुत तेज़ी से फैशन बदल गया है, बहुत तेज़ी से डिमांड भी चेंज हो गई है, गोल्ड सिल्वर की प्राइस भी काफ़ी हाई हो गई है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आज की जनरेशन के हिसाब से हम अगर कोई चीज़ बनाएँगे, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आपका कोई फ़ेमस आर्ट कैसे बना? कितना टाइम लगा? उसके बारे में आप कुछ जी, बताएँगे? मैंने साल भर में एक सुराही और जाम का काम किया था और उसमें सोने और चांदी दोनों धातुओं को मैंने एक साथ रखा है। जिसके अंदर सोने के अंदर जैसे लाल मीना है जो वो सोने के ऊपर बहुत सुंदर आता है। इसी तरह जो चांदी के ऊपर है ब्लू मीना बहुत सुंदर आता है, ग्रीन मीना बहुत सुंदर आता है। तो मैंने दोनों धातुओं को साथ में रख के जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं, जैसे गुमतला है, छटवां का काम है, बाजरे का काम है या फिर आप कहेंगे पचरंगे का काम है। ये सारे जो हैं हमारे पुराने मीनाकारी के स्कूल्स हैं। तो उन स्कूल्स को मैंने रिवाइव किया था अपने एंसेस्टर्स के कुछ काम देख के, कुछ उस तरह के कलम को देख के। हालाँकि मैं उतना बढ़िया नहीं कर सकता जो मेरे दारों साहब, परदारों साहब करते थे, मगर फिर भी मैंने कोशिश की है कि टू गिव माय बेस्ट और वो मेरा पीस जो है कई कई जगह प्रदर्शित किया गया है, एप्रिशिएट होता है। तो मेरे को बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि आज कहीं न कहीं मीनाकारी में कुछ योगदान मेरा सौभाग्य से मुझे मिला और मैं दे रहा हूँ उसमें। तो इस तरह की चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने सुराही जाम बनाए हैं, 2 जाम और 1 सुराही है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स एग्ज़ाम्पल है ये। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स अगर हमारे युवा जनरेशन के बच्चे बनाएँ, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दीपक जी फॉर कमिंग दिस आपका प्रोग्राम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा मेरे को अवसर दिया कि मैं 2 बातें अपने साथियों से भी कर सकूँ और आपके मंच जन की बात, बहुत ही सुंदर नाम आपने रखा है मैम। मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद।